हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड अल्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर की, जो कि एग्ज़ाम आपका कल यहाँ पे कंडक्ट हुआ था। 18 ऑफ अगस्त को ये एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था, और जिसके अंदर आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 100 क्वेश्चन में से आपके 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड एक्सेट्रा इससे पूछे गए हैं, जबकि 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं। तो इसके अंदर फटाफट से मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर भी बता दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस के अंदर जिसके अंदर डाउट है तो वो क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूंगा। उसको आप अपने तरीके से जब ऑफिशियल आंसर की आती है तब उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर का सेट है वो सेट डी है। आपके पास में अलग अलग हो सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, बट क्वेश्चन आपके जो पेपर मैंने पार्ट 1 के क्वेश्चन है वो सेम यहाँ पर रहने वाले हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग उसके अंदर मैच कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सर जॉन एडम्स यूज्ड टू से दैट। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, एजुकेशन इज़ द डायनेमिक साइड्स ऑफ द फिलोसॉफी। ये यहाँ पे कहा गया था। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, गाइडेंस इज ब्रॉडर देन काउंसलिंग, और स्टेटमेंट 2 इसके अंदर दी गई है, काउंसलिंग इज़ वन ऑफ द टेक्निक ऑफ गाइडेंस। तो इसके अंदर ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं। गाइडेंस जो है ब्रॉडर टर्म होता है काउंसलिंग से, और काउंसलिंग क्या है, एक गाइडेंस का ही एक टेक्निक है। तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 ट्रू। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर था, अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट द राइट टू ऑप्ट फॉर होम बेस्ड एजुकेशन इज गिवन टू। अब यहाँ पे होम बेस्ड एजुकेशन की बात की गई आरटी के अंदर, तो ये था आपका ए चाइल्ड हैविंग मल्टीपल एंड और सीवियर डिसेबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया गया है। तो ये इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कंसिडरिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सीक्वेंस चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो इसके अंदर बोला गया है कि आपको इसमें से एक सेट चूज करना है। ऑप्शन ए दिया गया है इसके अंदर, इस चाइल्ड कैन नॉट टाई हिज और शू लेसेस। बी यहाँ पे है, टीचर डिलीवर्स एन एक्सीलेंट लेक्चर फॉलोड बाय द डेमोन्स्ट्रेशन। और तीसरा यहाँ पे है, चाइल्ड कैन नाउ टाई हिज हर शू लेसेस। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे बोला गया है बी के इफेक्ट से यहाँ पे कुछ चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, तो वो आपको बताना है क्या हुआ है यहाँ पे। चाइल्ड इज़ वेरी ओबीडियंट, चाइल्ड इज़ वेरी अटेंटिव, या चाइल्ड इज़ वेरी सिंसियर, या चाइल्ड हैज़ लर्न समथिंग। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि आपका जो यहाँ पे चाइल्ड है, पहले वो आपके शू के टाई जो लेसेस हैं उसको नहीं बांध पाता था, लेकिन अब वो यहाँ पे टाई करना सीख गया है, तो इसलिए इसने यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखा है। तो ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, वो आपका सही आंसर बनेगा, चाइल्ड हैज़ लर्न समथिंग। तो उसने कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखा है, जो डेमोन्स्ट्रेशन उसको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलिज्म। आपसे बोला गया है सोशलिज्म के कौन से करेक्टरिस्टिक इसके अंदर नहीं हैं। देखिए, पहला है, सोशलिज्म डज नॉट एक्सेप्ट सेपरेट एंटिटी ऑफ इंडिविजुअल। दूसरा है, सोशलिज्म एक्सेप्ट इंडिविजुअल एज एन ऑर्गन ऑफ सोसाइटी। तो ये दोनों तो सही हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। थर्ड की बात करें, सोशलिज्म फेवर द कैपिटलिज्म, बिल्कुल नहीं है ये। सोशलिज्म कैपिटलिज्म को फेवर नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा। और कंपटीशन हैज़ एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन सोशलिज्म, तो ये भी गलत है। सी एंड डी वाला ऑप्शन आपके दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे सी एंड डी ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है, तो ये आंसर आपका इसके अंदर सही हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला था कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट जेंडर। अब जेंडर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा आपका सही आंसर नहीं है। जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। दूसरा बोला गया है, जेंडर इज ए बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। तीसरा है, जेंडर इज ए वेरिएबल एज इट्स चेंजेज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड कल्चर। और डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, कुकिंग एंड बॉक्सिंग एक्टिविटीज़ हैव ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ जेंडर। अब इसके अंदर जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, जेंडर इज़ ए सोशल कंस्ट्रक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर सही आंसर बनना चाहिए। बाकी के आंसर में अगर आंसर की बात की जाए तो सी यहाँ पे बोला गया नॉट करेक्ट बोला गया, तो नॉट करेक्ट में बायोलॉजिकल हो सकता है, और सही वाला हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट के केस में ये आंसर आपका बनेगा, जेंडर इज़ ए बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 के अंदर सही आंसर बन जाएगा। 7th क्वेश्चन है, व्हेन नो प्रोग्रेस इज लर्निंग ऑफ ए चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड देन इट इज कॉल्ड एज प्लूटिया ऑफ लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव कॉज ऑफ इट। अब यहाँ पे बोला गया है, जब बच्चा आपका कुछ सीखता नहीं है, उसकी यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं देखी जा रही है, तो उस केस में क्या किया जा सकता है, क्या कॉज उसके हो सकते हैं।
lacking in the interest related to action, increasing difficulty level of the study material, providing a break ऑफ टाइम ड्यूरिंग द लर्निंग, बैड हैबिट्स ऑफ ए चाइल्ड। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ ध्यान से देखना, फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव कॉज ऑफ इट हैव। तो कौन सा इसका कॉज नहीं है, मतलब जो प्रोग्रेस उसके लर्निंग में नहीं हो रही है तो उसमें कौन सा कॉज नहीं है। तो देखिए पहला तो कॉज हो सकता है उसका इंटरेस्ट जो है लैक कर रहा है, दूसरा है इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल, ये भी यहाँ पे रीज़न हो सकता है कि वो पढ़ नहीं पा रहा, सीख नहीं पा रहा। और तीसरा अगर हम बात करें बैड हैबिट्स ऑफ ए चाइल्ड, तो ये भी यहाँ पे हो सकता है आपका पॉसिबल ऑप्शन है। लेकिन प्रोवाइडिंग ए ब्रेक टाइम द ड्यूरिंग द लर्निंग, यहाँ पे ये नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपको बेनिफिट होता है, इसमें चाइल्ड को बेनिफिट होता है जब ब्रेक दिया जाता है, टाइम टू टाइम थोड़ी चीज़ पढ़ाई उसके बाद ब्रेक दिया। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर सही आंसर बनेगा, ये यहाँ पे नहीं है। 8th क्वेश्चन है द स्पेसिफिक एम्स ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET इज टू। अब यहाँ पे इसका सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी एंड डी, बिल्ड कैपेसिटीज ऑफ एजुकेशन इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और नेक्स्ट है क्रिटिकली अप्रेज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पॉलिसी इन इंडिया। तो सी एंड डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द डायमेंशन ऑफ गिलफोर्ड डायमेंशनल मॉडल। तो यहाँ पे आपसे बोला गया था कौन सा इसका पार्ट नहीं है। ऑपरेशन इसका पार्ट होता है, कंटेंट भी पार्ट होता है, प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन सिमेंटिक इसका पार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर सही आंसर बनेगा। 10th क्वेश्चन इसके अंदर है आउट ऑफ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्लासिकल लैंग्वेज में यहाँ पे संस्कृत, तमिल एंड कन्नड़ यहाँ पे आती है। 2 लैंग्वेज के अंदर और भी हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको 3 ही दिए गए हैं। तो जो सही कॉम्बिनेशन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर बनता है। 11th क्वेश्चन है यहाँ पे असर्सन रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट वर एस्टेब्लिश टू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पे है। रीजन इसका दिया गया है द मेन टास्क असाइन टू डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट द टाइम वॉज टू आइडेंटिफाई एजुकेशनल प्रॉब्लम ऑफ स्कूल ऑफ रूरल एरियाज। अब दूसरे ऑप्शन के अंदर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, बट यहाँ पे मुझे मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन इसके अंदर सही है, क्योंकि इसने उस टाइम का पूछा है जब भी आपका डाइट को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, उस समय की ड्यूटीज़ क्या थी डाइट की, वो यहाँ पे दी गई है। तो मेरे हिसाब से दोनों असर्सन और रीजन यहाँ पे सही बनने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्रम स्कूल किसके लिए यहाँ पे खोले गए हैं, किसकी स्थापना, इनकी आश्रम स्कूल की स्थापना कौन से कैटेगरी के चाइल्ड के लिए यहाँ पे की गई है। तो ये है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो हैं ST यानी कि उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आश्रम स्कूल को खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ एसोसिएटेड विद द मॉडल ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये आपका आता है यहाँ पे एडलर डेल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर इसके अंदर है। 14th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैज़ मैक्सिमम रिटेंशन रेट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा इसके अंदर ऐसा मेथड है या टीचिंग जो आपकी मेथड है उसके अंदर मैक्सिमम रेट ऑफ रिटेंशन होता है, मानी कि आपको काफ़ी लंबे टाइम तक इसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम तक याद किस मेथड में रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, टीचिंग अदर्स या इमीडिएट यूज़ ऑफ लर्निंग। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। 15th क्वेश्चन है टीचर आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस ए फॉलोइंग क्वालिटीज़। तो टीचर की क्वालिटी की बात यहाँ पे की गई है, तो हाई मोरल करेक्टर भी होना चाहिए और हेल्थी प्रोफेशनलिटी भी यहाँ पे पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। सी है यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स भी होने चाहिए, लेकिन साउंड पॉलिटिकल बेस इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऑप्शन ए बी सी आपका इसके अंदर सही आंसर बनेगा, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन वॉज अडॉप्टेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। तो 10+2+3 यहाँ पे दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी में आपको गिवन है। 17th क्वेश्चन है इफ़ यू आर ए टीचर हाउ कैन यू हेल्प द अडोलसेंट स्टूडेंट टू यूज़ पियाजे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे था, जिसने जो पियाजे के स्टेजेस थे उनको ध्यान से पढ़ा होगा तो वो अच्छे से यहाँ पे दे सकते हैं इसका आंसर। पूछा गया था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज यहाँ पे होती है, जिसके अंदर हम अबव 12 ईयर्स की बात यहाँ पे करते हैं, तो उसकी यहाँ पे बात पूछी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करें बाय इनकरेजिंग देम टू मेमोराइज। अब ये मेमोराइजेशन की बात कर रहा है, यानी कि रोड लर्निंग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर तो हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं, उसके
कॉग्निटिव लेवल को बढ़ाने की बात करते हैं, उसके अंदर यहाँ पे वो कितने तरीके से यहाँ पे सोच सकता है, कौन से ऐसे मोस्ट प्रोबेबली उसके पास में सॉल्यूशंस हैं किसी एक प्रॉब्लम के, कितना क्रिएटिव एक बच्चा यहाँ पे हो सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बात की जाती है, जिसके अंदर हमारा कहीं ना कहीं कॉग्निशन का यूज होता है। तो मेमोराइजेशन यानी कि रोड लर्निंग की इसके अंदर बात नहीं होती। सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसके अंदर सही आंसर आपके बनेंगे। तो फर्स्ट वाला छोड़ देंगे, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा, तो यही सही आंसर इसका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर रियलाइजेशन ऑफ विच ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इज़ इंक्लूडेड इन करिकुलम। तो इसका सही जो मोस्ट प्रोबेबली सही आंसर है वो है जनरल अवेयरनेस फैलाना, किसके लिए, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो पता होना चाहिए इस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं और क्या क्या एक जो डिसेबल पर्सन है उसके राइट यहाँ पे होते हैं। 19 क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजुकेशन। तो यहाँ पे बोला गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेंस में कौन सा यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन आपका सही बनना चाहिए, बाकी सभी इसके अंदर एजुकेशन से रिलेटेड होता है। 28 क्वेश्चन है यहाँ पे, द फिलोसॉफी ऑफ दी इंक्लूसिव एजुकेशन बिलीव। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या फंडामेंटल यहाँ पे एम है, वो है यहाँ पे चिल्ड्रन, ऑल चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड इक्वली विद ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडागोजिकल नॉलेज इज इसेंशियल फॉर अ टीचर बिकॉज इट इनेबल हिम हर टू। तो यहाँ पे बोला गया है एक टीचर के लिए पेडागोजिकल नॉलेज क्यों यहाँ पे ज़रूरी है। इफेक्टिव लेसन प्लानिंग फॉर टीचिंग, ये भी सही है। मैनेज द क्लास प्रॉपरली, ये भी ठीक है। ऑर्गेनाइज एजुकेशनल एक्सकर्शन, ये भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है प्लान एंड ऑर्गेनाइज पेरेंट टीचर एसोसिएशन मीटिंग। तो यहाँ पे आपका इसने बोला है कि आपका कौन सा पेडागोजिकल नॉलेज के लिए इसेंशियल है। ऑप्शन नंबर एक तो इसके अंदर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे सही है, और लेकिन सी और डी इसके अंदर सही आंसर नहीं है, क्योंकि पेडागोजी का इन दोनों से कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है, सी एंड डी से। तो ए और बी आपका सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको दिख रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इफ़ ए टीचर अनाउंसेज इन द क्लासरूम दैट टुडे आई विल टीच डैश डैश, इट इंडिकेट्स दैट स्टाइल ऑफ टीचिंग इट। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर बोला है टुडे, अगर वी विल लर्न इसके अंदर होता तो कहीं ना कहीं वो आपका डेमोक्रेटिक होता या लेसेस फेयर जैसा भी स्टेटमेंट जिस तरीके से भी होता वो होता है यहाँ पे। लेकिन उसने बोला कि मैं पढ़ाऊँगा तो मतलब हो गया अथॉरिटेटिव हो गया। इसके अंदर आपका इसमें ये माना जाएगा कि इसके अंदर टीचिंग में आपके स्टूडेंट का कहीं ना कहीं लिमिटेड रोल रहने वाला है, या फिर नहीं के बराबर रोल इसके अंदर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैच करना है, दो आपको कॉलम दिए गए हैं। तो इसके अंदर मैचिंग का सबसे बढ़िया तरीका क्या था, आपको स्कूल सबसे पहले दिख रहा है, तो स्कूल होता है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, तो एक ही ऑप्शन से आपका मैच हो जाता है यहाँ पे। फोर्थ का अगर 3 हम लोग देखते हैं तो फोर्थ का 3 आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो बाकी के ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं, ये आपका सही आंसर बनेगा। अब एम्प्टी वेसल की बात कही गई है, एम्प्टी वेसल मेटाफोर इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन इंडिकेट। तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, फिलिंग द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट विद न्यू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम कहते हैं कि एक बच्चा जो होता है ना वो खाली बर्तन की तरह होता है, उसको आप जिस तरीके से डालेंगे वो उस तरीके से डल जाएगा। तो उसमें जैसे इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहेंगे वैसे आप फिल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी असिस्ट एंड एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन विच लेवल ऑफ एकेडमिक मैटर्स रिलेटेड टू। तो स्कूल लेवल एजुकेशन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं और आपको मैच करने हैं लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो टीम टीचिंग का आपका सीधे सीधे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बन जाता है ऑप्शन, और तो ऐसे आप मैच कर सकते थे, फर्स्ट से भी हो जाता। तो सी का अगर हम 2 देखेंगे तो सी का आपका 2 दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर, तो बाकी चीज़ों को भी आप मैच कर सकते हैं, यही आपका डी वाला सही आंसर बनेगा। 27th क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ इनएक्टिव इन योर क्लास, व्हाट विल यू डू। तो आपकी क्लास के अंदर एक लर्निंग डिसेबल पर्सन है जो कि आपका इनएक्टिव रहता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर हम लोग मेक योर लेक्चर सिंपल बाय डिवाइडिंग इट इनटू पार्ट्स, हम थोड़ा सा उसको छोटे छोटे पार्ट्स में उसको सिखाएंगे जिससे कि उसको चीज़ें आसान लगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। फिर यहाँ पे बात आती है प्रशस्त की बात आती है। प्रशस्त एक ऐप है जो कि एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है, किसके लिए, जो डिसेबल स्टूडेंट हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए इसको बनाया गया है। तो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी अकॉर्डेंस विद राइट्स ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी एक्ट 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच बुक इज़ ऑथर्ड बाय द गुच्चू भाई बधेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिवास्वप्न इसका सही आंसर है। 30th क्वेश्चन है लास्ट जो आपका CTP का है, नीड ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप इज़ मोस्ट इसेंशियल इन। तो एजुकेशनल लीडरशिप जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पे होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका एजुकेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 के अंदर सही आंसर बनना चाहिए। बाकी ऑफिशियल आंसर की या फिर आप लोगों का के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या बनना चाहिए वो आप लोग भी बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे रीजनिंग टेस्ट एंड जनरल नॉलेज की बात करते हैं, तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी ट्रिकी पूछे गए थे। जैसे इसके अंदर फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका एजेस से रिलेटेड है, इसका 5 ईयर्स इसका आंसर बनेगा पहला। दूसरा अगर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं सीरीज़ की, तो इस सीरीज़ के अंदर इसको मैं फ़िलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, तो यहाँ पे आपसे बोला गया था कि ये आपके कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि आपको मैच करने थे। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो सही आंसर आपका इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। और बंदीपुरा का आपका यहाँ पे हो गया कर्नाटका, और बी का एक यहाँ पे हो जाएगा पेरियार का आपका केरला हो गया, और इसके अलावा सिमलीपाल का आपका उड़ीसा हो गया, सी का आपका 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा, 3 नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 अल्टरनेटिव। तो इसके अंदर सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 11:118। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यूरोपियन यूनियन रिसेंटली पास द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट एंड फॉरमोस्ट लॉ एस्टेब्लिशिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग AI सिस्टम। ठीक है, ये स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। इसके अंदर कैटेगरी बनाई गई है अनएक्सेप्टेबल, हाई लिमिटेड एंड मिनिमल रिस्क। तो दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ द लाइन सेगमेंट टू फॉर्म ए फिगर। तो इसके अंदर आपका सही आंसर होगा 9 and 23, ऑप्शन नंबर 3 में सी में आपको ये दिख रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, हु पब्लिश्ड तरुण कुमाऊं। तरुण कुमाऊं किसने लिखी थी, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने ये लिखा था, ऑप्शन नंबर 20 इसके अंदर सही आंसर है। अब इसको मैं स्किप कर रहा हूँ 38 वाला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, वी वॉज द चेयरपर्सन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड के अंदर आया उसके चेयरपर्सन थे आपके रिटायर्ड रंजन प्रकाश देसाई, ऑप्शन नंबर बी के अंदर यहाँ पे है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, व्हिच वर्टिकल्स आर द वर्टिकल्स ऑफ एन ऑक्टागन बट हैव ओनली वन साइड कॉमन विद दैट ऑफ अदर ऑक्टागन। तो इसका आंसर भी मैं अभी स्किप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपोजिशन ऑफ ग्रेट पोइट कालिदास। तो कालिदास की कौन सी यहाँ पे नहीं है। अगर कुमार संभव है तो कुमार संभव यहाँ पे है, और इसके अंदर ऋतु संहार भी है, और रघुवंश भी है, और गीत गोविंद इसके अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। 42nd क्वेश्चन, इसको मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच किंग वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ नाइट कमांडर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको नाइट कमांडर बनाया था, वो है कीर्ति शाह, ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 में बोला गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ ए नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड। बिल्कुल सही है, GDP यही मीनिंग होती है GDP की। दूसरा दिया गया है, फॉर इंडिया दिस कैलेंडर ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब इसके अंदर सबसे बड़ी जो मिस्टेक है स्टेटमेंट 2 के अंदर वो ये है कि इसके अंदर कैलेंडर ईयर को मेंशन किया गया है, जबकि ये इंडिया के अंदर कैलेंडर ईयर नहीं, ये होता है फाइनेंशियल ईयर। अगर लॉजिकली आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर मेरे हिसाब से स्टेटमेंट 2 इसके अंदर गलत होना चाहिए, क्योंकि कैलेंडर ईयर तो आपका 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक आपका चलता है, लेकिन यहाँ पे कैलेंडर ईयर की जगह पे लिखा जाना चाहिए था फाइनेंशियल ईयर। तो कैलेंडर ईयर कहीं से कहीं तक सही नहीं है, जबकि ये टेन्योर बिल्कुल ठीक है 1 अप्रैल से 31 मार्च, बट कैलेंडर ईयर आपका दिसंबर में ख़त्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका स्टेटमेंट 1 सही बनना चाहिए, जबकि स्टेटमेंट 2 इसके अंदर गलत होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया था कौन सा करेक्ट है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर सही आना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द टोटल प्रेजेंट एज, इसके अंदर बोला गया है आपके एज निकालने हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर बोला गया है आपके रेशियो दिया गया है एजेज का, और सी की एज यहाँ पे पूछी गई है।
तो इसके अंदर सी की एज, अगर सही आंसर इसके अंदर बात करें तो इसका होगा 45 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे है सदावृत्त। सदावृत्त वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, तो इसका सही आंसर आपके होना चाहिए आपका बद्रीनाथ और केदारनाथ, इसके अंदर सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कौन से आपके सही इसके अंदर मैच हुए हैं, तो अगर हम बात करें पहले वाले को छोड़ दें तो बाकी के आपके 2, 3 एंड 4 इसके अंदर सही है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको यहाँ पे सही आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके अंदर है, इसको मैं फ़िलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिश्नर्स इज गिवन टू द क्रेडिट टू स्टार्ट फर्स्ट इनोवेटिव एफर्ट टू फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन उत्तराखंड। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे किसको क्रेडिट दिया जाता है, तो वो है आपका हेनरी रैमजे, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन है, 50th क्वेश्चन है इसके अंदर। ये सर्कल वाला क्वेश्चन आपके पास में था, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका पॉसिबल ऑप्शन नहीं है। तो इसके अंदर अगर आप ऑप्शन नंबर सी की बात करें, इसको बना के अगर आप देखेंगे Q एंड B सिट ऑन द सेम साइड ऑफ P, तो ये पॉसिबल इसके अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बनेगा। अब ये तो पहले बात हुई हमारी 50 क्वेश्चन की, पार्ट 1 की। अब पार्ट 2 आता है कॉमर्स का पार्ट। तो कॉमर्स के 50 क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कॉमर्स का। इन ए सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिलेशनशिप विल एग्जिस्ट बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये आपका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपके तीनों मेजर जो है इक्वल होते हैं। एक्स बार इक्वल टू मीडियन इक्वल टू जेड, यानी कि मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट इसके अंदर कंपलसरी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनेगा। फिर है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। तो ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, आपका सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि नहीं है आपसे पूछा गया है। मार्केटिंग मिक्स इज डिटरमाइंड। मार्केटिंग मिक्स किस चीज़ के लिए डिटरमाइन किया जाता है, तो फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर इकोनॉमिक अंडर थ्योरी ऑफ कॉस्ट द कर्व ऑफ एवरेज कॉस्ट विल बी। एवरेज कॉस्ट का कर्व ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया गया है आपका। यहाँ पे ये हाइपरबोला कर्व होता है आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का पॉजिटिव इफेक्ट इसके अंदर इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, सही है। इंक्रीज द एफिशिएंसी, ये भी ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव आपका सही बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। बेस ईयर इन चेन बेस इंडेक्स नंबर इज, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर इमीडिएट टू करंट ईयर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी शैल बी। तो कब यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई होगा जीएसटी के अंदर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्लीस्ट ऑफ दी अबव। जो ऑप्शन आपको दिए हैं उसमें सबसे पहले जो होगा वही सही यहाँ पे माना जाएगा। गुड्स इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस इज सोन इन। तो ये आपका गुड्स इन ट्रांजिट है, जो आपका रास्ते पे यहाँ पे सामान होता है जो कि आपके ब्रांच में भेजा जा रहा है हेड ऑफिस से, तो वो कहाँ पे शो किया जाता है, वो हेड ऑफिस की बुक्स में, यानी कि आपके हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में यहाँ पे शो किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एग्जामिनेशन ऑफ बाउचर्स कम्स अंडर द स्कोप ऑफ, तो इसको हम बाउचिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द टेक्निक्स ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल अडॉप्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मॉनेटरी कंट्रोल के लिए आरबीआई कौन सी यहाँ पे टेक्निक्स को फॉलो करता है। कैश रिजर्व रेशियो सही है, स्टैट्यूटरी भी ठीक है, बैंक रेट भी ठीक है, लेकिन करेंसी रेट इसके अंदर नहीं आता। ऑप्शन 1, 2, 3 ये तीनों आपके सही है, जो कि आपके गिवन है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ब्रांड आर। शॉर्ट नेम बिल्कुल ठीक है, मेमोरेबल भी होना चाहिए, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव इसके अंदर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन फॉर सर्टेन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस कम्स अंडर विच सेक्शन। 80G सेक्शन है डोनेशन का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर होता है आपका इंटरनल चेक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपके वेयर हाउसिंग भी होती है, ट्रांसपोर्ट भी होता है, इन्वेंटरी डिसीजन भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा। फिर यहाँ पे आपको कुछ कर्व दिए गए हैं, आपसे बोला गया है कि ये फिगर किससे रिलेटेड है, आपके मार्केट के सिचुएशन दिए गए हैं अलग अलग। तो ये जो आपकी सिचुएशन है वो आपके परफेक्ट कॉम्पिटिशन से रिलेटेड होती है, ऑप्शन नंबर ए। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर आपका होता है शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट, दोनों के मिक्सचर को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर इसके अंदर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बनेगा।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्क, फॉलोइंग रिस्क इज़ नॉट कवर्ड अंडर द जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जितने भी आपके अदर रिस्क हैं ये आपके जनरल इंश्योरेंस के टर्म्स में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनियां मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, वेयर एज इन द पार्टनरशिप फॉर्म ये आपके 100 मेंबर होते हैं। फिर आ गया यहाँ पे EOQ का क्वेश्चन आ गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसके अंदर निकालनी थी। तो इसके अंदर फार्मूला होता है 2UP/S होता है इसका फार्मूला निकालने का, इसको आप निकाल सकते हैं अंडर रूट करके। तो 300 यूनिट इसका सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए मैं यहाँ पे दिया है। फिर है कंज्यूमर बिहेवियर आपका डायनेमिक होता है, ये आपका सही आंसर बनेगा बी वाला ऑप्शन। प्राइस पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाई, तो ये आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो आपका रिटन कम्युनिकेशन ये आपका नहीं होता है, बाकी सारे आपके बॉडी लैंग्वेज हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्ट्रैक्ट या गेस्चर। फिर यहाँ पे मैच करने वाला आपका यहाँ पे था ऑप्शन, जिसके अंदर आपको कुछ यहाँ पे दिए गए हैं लिस्ट 1 लिस्ट 2। सबसे पहले 10-1 आपका होता है यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम से, तो फर्स्ट का आपका 3 हो जाएगा। 10-10 आपका ग्रेजुएटी से रिलेटेड होता है, और 10-10 BB आपका यहाँ पे होता है कंपनसेशन फॉर भोपाल गैस लीक डिजास्टर, और 11A आपका होता है पेमेंट फॉर सुकन्या धन योजना समृद्धि योजना। तो आपका ऑप्शन डी इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके अंदर है फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मीडियन एंड अर्थमेटिक मीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन यहाँ पे होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है आपका ये आपका गॉर्डन मॉडल से है, तो इसको सॉल्व करके देख लेना, इसका आंसर आना चाहिए 77। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर सही आंसर बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन है इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंसर्निंग मैरिटल स्टेटस एज सिंगल, मैरिड, विडो, डाइवोर्स एंड सेपरेटेड। तो ये आपका क्वालिटेटिव टाइप का डेटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर सही आंसर बनेगा। प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड व्हेन इट हैज़ ए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जब आपका ग्रेटर देन 1 होता है तभी आपका ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तो ग्रेटर देन 1 आपको दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। अब इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे ये हुआ होगा कि ये आपका साइन जो है इस तरह का दिया है और इस तरह का दोनों दिया गया है, तो ग्रेटर देन ये होता है ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। अब यहाँ पे दिया गया अगला क्वेश्चन है इन द केस ऑफ डेट बिकमिंग बेड द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा लॉजिकली पूछा गया था, अगर बेड डेट हो जाते हैं तो देखिए बेड डेट हमारे पास में क्या होता है, एक तरह का लॉस होता है, तो बेड डेट हमको डेबिट करते हैं बेड डेट को, लेकिन हमारे जो डेटर हैं वो यहाँ पे कम हो जाते हैं, तो डेटर को क्रेडिट किया जाता है जितने से बेड डेट हुए हैं। तो डेटर्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, यहाँ पे ये बोला गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनेगा। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है एक्सेल लिमिटेड हैज़ ए करंट रेशियो ऑफ 3:1 एंड एसिड टेस्ट पूछा है। इन्वेंट्री आपकी 30,000 की है, तो आपसे बोला गया है करंट लायबिलिटी आपकी कितनी इसके अंदर होगी। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो करंट इसको निकालने का तरीका क्या था आपके पास में, अगर आप इसको पहले फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी आपका यहाँ पे बन जाता है 3:1 हो जाता है। तो यहाँ पे करंट एसेट आपका कितना हो गया, 3 × करंट लायबिलिटी हो गया। तो उसके बाद आप क्या करते, करंट एसेट और उसको माइनस करते, करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट इक्वल टू आपका आ जाएगा 30,000 आपका होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आपका आंसर 30,000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा। करंट लायबिलिटी आपसे पूछी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपके बिल ऑफ एक्सचेंज भी आता है, बिल्कुल आता है, चेक भी आता है और प्रोमिसरी नोट आता है, लेकिन डेबिट कार्ड इसके अंदर नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके अंदर कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका हो जाएगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने निकालनी थी। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एमओएस का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू होता है प्रॉफिट बट्टे पीबी रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट बट्टे पीबी रेशियो। तो ये प्रॉफिट आपका दिया गया है यहाँ पे 15,000 का आपका प्रॉफिट है, और पीबी रेशियो आपके पास है 40% है, तो 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका 40 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी 37,500 आपका इसके अंदर सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बोला गया है 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कौन से करेक्ट हैं। एक्रूवर्ड इनकम इज शोन इन द एडिंग इनटू द करस्पॉन्डिंग इनकम इन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L, बिल्कुल ठीक है। एक्रूवर्ड इनकम इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस, दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
मैच करने वाला यहाँ पे आ गया है, मोटिवेशन की थ्योरीज़ हैं यहाँ पे। डॉक्टर विलियम आउची आपकी होती है यहाँ पे जेड थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। और इसके अलावा आपके मैकग्रेगर जो थे वो एक्स थ्योरी इन्होंने दी थी। और हर्जबर्ग की यहाँ पे नीड हायरार्की थ्योरी, हर्जबर्ग मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, हर्जबर्ग की यहाँ पे हाइजीन थ्योरी। तो अगर आप इसको मैच करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का यहाँ पे आपका बन गया ऑप्शन नंबर सी का फर्स्ट का यहाँ पे 3 विलियम आउची जेड थ्योरी हो गई। बी का आपका फर्स्ट बन जाएगा मैकग्रेगर की एक्स थ्योरी हो गई। और सी का 4 बन जाएगा फ्रेडरिक हर्जबर्ग का आपका यहाँ पे हाइजीन थ्योरी हो गई, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है यहाँ पे आपको। रेंज दिया गया था यहाँ पे, रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो रेंज जो होता है आपका यहाँ पे दिया गया है, मेजर्स द रेंज ऑफ ऑल 100% आइटम्स इन द सर्विस, यानी कि फर्स्ट का यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट का 4 2 ऑप्शन में गिवन है। उसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करते हैं तो इंटर क्वार्टाइल रेंज मेज करता है यहाँ पे आपका मेजर करता है 50% आइटम्स ओनली, यानी कि Q3 माइनस Q1 को हम बात करते हैं Q2 की, ठीक है। Q2 आपका 50% है यानी कि बीच की वैल्यू को। तो यहाँ पे B का फर्स्ट हो जाएगा, तो B का फर्स्ट आपका ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, यानी कि D में गिवन है, तो D ही आपका सही आंसर बन जाएगा। बाकी के आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इजी क्वेश्चन यहाँ पे दिया था, अकाउंटिंग फंक्शन से रिलेटेड हम बात करते हैं सबसे पहले। तो सीधी सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज होता है। तो डी का तो 2 हो गया आपके पास में। तो अगर डी का 2 भी आप यहाँ पे करते हैं तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। और उसके बाद अगर ए की बात करते हैं फाइनेंसिंग की, तो फाइनेंसिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है ये। तो ए का 3 हो जाएगा। और इसके अगर ए के 3 की बात करें तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। और फिर बी का फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड होता है। डिविडेंड की बात करें तो फर्म की जो इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। तो सी का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर सही आंसर बनता है। अंडर सेक्शन 80C की बात की गई है, किसको अप्लाई होता है? तो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF दोनों को ये दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। कंट्रोलिंग फंक्शन की बात की गई है तो ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग फंक्शन, मेरे अकॉर्डिंग इसका सी ऑप्शन होना चाहिए। फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है। एवरेज स्टॉक दिया गया है 8000, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट दिया गया है। और व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? तो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट इसके अंदर आपको निकालनी है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका, इसको एक बार सॉल्व करके देख लेना, 12,000 इसका आंसर आना चाहिए। जॉब कॉस्टिंग की बात करें तो जॉब कॉस्टिंग आपका इसके अंदर होता है। मैच करने वाला क्वेश्चन ये था। जॉब कॉस्टिंग को अगर हम बात करते हैं तो इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड होता है। सर्विस वाले की बात करें तो होटल एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होता है। और अगर हम यूनिट कॉस्टिंग की बात करें तो यूनिट कॉस्टिंग में आपके होता है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोर मिल से रिलेटेड। और बैच कॉस्टिंग होता है बिस्किट एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा, मैचिंग। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे बोला गया है मैनेजमेंट के फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इसमें सबसे सही जो अरेंजमेंट है वो आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया था, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन से रिलेटेड होगा। और यहाँ पे लाइव स्टॉक की बात करें तो ये फिक्स्ड एसेट होते हैं। और सन्ड्री डेटर्स की बात करें तो करंट एसेट हो गए। और इंटरेस्ट एक्रूवर्ड वाला आपका अनसिक्योर्ड लोन का हो गया। तो सही ऑप्शन आपके पास में ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, इसको आप मैच कर सकते हैं। फिर मार्केट इकोनॉमीज़ की बात आती है। मार्केट इकोनॉमीज़ के अंदर बात की जाती है, ये मार्केट फोर्सेस वे यानी कि आपके डिमांड एंड सप्लाई से यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। तो मार्केट फोर्सेस वाला सही आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज चार्टर ऑफ कंपनी। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग MOA भी बोलते हैं, तो ये आपका चार्टर ऑफ कंपनी होता है। एजेंट्स ऑफ GST इंक्लूड, तो फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट सभी इसके अंदर होते हैं। ऑल ऑफ द अबव सही आंसर बनेगा। एंटिसिपेट फॉर नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस रिलेट्स टू, तो ये आपका कंजर्वेटिज्म जो प्रिंसिपल है आपका उससे रिलेटेड होता है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं मैच करने वाले। फिर से एसिड टेस्ट को हम लोग लिक्विडिटी एनालिसिस से करते हैं। और अगर हम डेट सर्विस कवरेज रेशियो की बात करें तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन से मैच करेगा। डेट इक्विटी रेशियो आपका यहाँ पे आ जाएगा सॉल्वेंसी से, स्टॉक टर्नओवर एक्टिविटी से। तो इसको आप मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर इसके अंदर बनेगा। अगला क्वेश्चन इसके अंदर था रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। रिक्रूटमेंट इज़ पॉजिटिव वाइल सिलेक्शन इज़ नेगेटिव इन इट्स एप्लीकेशन। बिल्कुल सही है, क्योंकि रिक्रूटमेंट एम्स एट इंक्रीजिंग द जॉब सीकर्स वाइल सिलेक्शन रिजेक्ट्स इन लार्ज नंबर ऑफ अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट। तो दोनों सही है।
और यहाँ पे ये एक्सप्लेन भी कर रहा है आपका असर्शन रीजन को। तो ऑप्शन नंबर आपका इसके अंदर बन जाएगा सी वाला सही। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आज का लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का यहाँ पे है, पैरेलल इकोनॉमी इज ऑल्सो रेफर्ड एज। पैरेलल इकोनॉमी बोला जाता है ब्लैक इकोनॉमी को। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर सही है। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं 100 क्वेश्चन, जिसमें मेरे को डाउट था या मैंने जो अभी मुझे टाइम यहाँ पे हुआ नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसको मैंने कुछ टाइम के लिए स्किप कर दिए हैं, जैसे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन वो हैं। और इसके अलावा इसके अंदर आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर कुछ और भी बदल सकते हैं, तो अपने आपके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन के आंसर क्या होने चाहिए आप लोग बता सकते हैं। और इसके अलावा पेपर का लेवल की बात यहाँ पे की जाए तो पेपर के लेवल जो था आपका मॉडरेट टू हाई था। मॉडरेट टू हाई इसके अंदर है। इजी बिल्कुल भी इस पेपर को कंसीडर नहीं किया जा सकता है, जिस तरह की इसके अंदर रीजनिंग वगैरह पूछी गई है और सीडीबी भी इसके अंदर अजीब सी पूछी गई है। तो कहीं ना कहीं मेरिट इसके अंदर कम जाने के चांसेस हैं। बट इसके अलावा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप लोग ज़रूर इसके अंदर डिस्कस करना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।